नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले आपको जो अर्दवान मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे थे, अचानक उनकी सत्ता कांप क्यों रही है। तुर्की में इस वक्त जिस तरह के विध्वंसक हालात हैं, उससे दावा किया जा रहा है कि तुर्की में तख्ता पलट बस कुछ घंटे ही दूर है। इसके बाद 2025 की सबसे बड़ी तलाश पर चलेंगे और उन लोगों की खोज करेंगे जो अब तक किसानों के सबसे बड़े हमदर्द बनकर घूम रहे थे, लेकिन कल आधी रात को शंभू खनौरी बॉर्डर पर किसानों के साथ जो हुआ, उस पर हमदर्द बिरादरी में घोर सन्नाटा क्यों छाया हुआ है। वैसे किसान आंदोलन वाले हमदर्द भले ही ना मिल रहे हों, लेकिन यूपी में महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी के हमदर्द जरूर मिल गए हैं और इनका नाम है जियाउर रहमान बर्क। इसीलिए एक कुंजी हमने नेजा मेले वाले कलेश पर भी बनाई है। एक बड़ी खबर नागपुर हिंसा पर है, जिसका बांग्लादेश कनेक्शन सामने आ रहा है। पुलिस के अनुसार बांग्लादेश के अकाउंट से भी भड़काऊ वीडियो शेयर किए गए। इस बीच मास्टरमाइंड फहीम खान समेत 50 लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से भी है, जहां बीजापुर और कांकेर में हुई 2 मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक जवान शहीद हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सल मुक्त भारत अभियान में एक बड़ी कामयाबी बताया है। सत्ता में कुंजी उस चीनी संकट पर भी खोलेंगे, जिसमें पाकिस्तान सरकार का मीठा मीठा दर्द है। इस खबर का आधार पाकिस्तानी सत्ता का एक ऐसा कबूलनामा है जो उसने संसद के अंदर किया है और भारत का नाम भी लिया है। खबर यह भी है कि अमेरिका के वर्जीनिया में भारतीय छात्र बदर खान सूरी को गिरफ्तार किया गया है। सूरी पर अमेरिका में हमास के समर्थन में प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है। बदर सूरी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी का छात्र है। तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक ऐसा विद्रोह दिखाते हैं जिसकी तस्वीरें इस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति का ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हैं। Süreceğiz. 86 milyonu sensiz kesmeye. ये वीडियो ट्रेलर है एक मुस्लिम मुल्क में सत्ता वाले क्लेश का, जिसका नाम है तुर्की। सत्ता में आज सबसे पहले 2 मुस्लिम मुल्कों की कांपती सत्ता के बारे में आपको बताएंगे, कैसे वहां की सरकारें अब सरेंडर मोड में हैं। इन दोनों देशों की दोस्ती भी पूरी दुनिया में विख्यात है। एक तुर्की है और दूसरा है पाकिस्तान। तुर्की में अब अर्दवान से ज्यादा चर्चा अर्दोगान की हो रही है, मतलब उनकी सत्ता संकट में है। हालात गृह युद्ध जैसे हैं। सबूत के तौर पर कई वीडियो हैं जिसका आज हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे। वहीं पाकिस्तान में शहबाज की सत्ता शुगर टेस्ट में फेल हो चुकी है। मतलब ये कि भारत से आतंकी सप्लाई करने वाला पाकिस्तान अब भारत से चीनी की सप्लाई चाहता है, क्योंकि वहां चीनी कम है और सड़क पर आवाम है। पाकिस्तान में चीनी कम होने से अब तो विद्रोह का ब्लड प्रेशर भी हाई हो चुका है। पहले तुर्की से आए सत्ता विरोधी इस वीडियो को देखिए, जिसमें बड़ी संख्या में लोग नजर आएंगे। ये आक्रोश तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान के खिलाफ है। तुर्की में इस्तांबुल के मेयर और विपक्षी नेता एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद से कुछ इसी तरह का विद्रोह दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। यूनिवर्सिटी और मेट्रो स्टेशन पर सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। वहां की सरकार ने 4 दिन तक सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन तस्वीरों को देखकर तो चर्चा यही हो रही है कि तुर्की के राष्ट्रपति चले तो थे मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने, और अब अपने ही देश की आवाम उनका इस्तीफा मांग रही है। प्रदर्शनकारी अपने राष्ट्रपति पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। सत्ता की चाहत में गुंडागर्दी के आरोप लगा रहे हैं। खलीफा प्रेमी अर्दवान के लिए यहां पर सत्ता वाला संदेश भी है, सत्ता वाले संकेत हैं, क्योंकि तुर्की में तख्ता पलट शब्द ट्रेंडिंग है। जो विरोधियों को कुचलने चला था, वो खलीफा बनने चला था, वो अब हजारों लोगों के टारगेट पर है। सबक यह है कि किसी भी नेता को सत्ता की अनलिमिटेड गारंटी नहीं मिलती है। उसे कतई नहीं समझना चाहिए कि सत्ता उसकी जेब में रहती है, क्योंकि जब जनता सड़क पर उतरती है, जब जनता को सत्ता के अहंकारी होने का एहसास होता है, तो अंजाम ऐसा ही होता है।
शहर शहर सत्ता विरोधी लहर चलती है और गृह युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं। तुर्की में पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। तुर्की की राजधानी अंकारा से लेकर इस्तांबुल तक हजारों की संख्या में लोग सड़क पर हैं। प्रदर्शन के दौरान लोग तुर्की के झंडे लहरा रहे हैं। कई जगह पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। पुलिस के एक्शन के बावजूद प्रदर्शनकारी एर्दोआन की सत्ता से आजादी वाले मोड में हैं। 22 वर्षों से सत्ता में रह रहे राष्ट्रपति एर्दोआन के खिलाफ ये सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक माना जा रहा है। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। इस्तांबुल में सड़कें, मेट्रो स्टेशन बंद हैं। तस्वीरों से तो यही लग रहा है कि एर्दोआन इस वक्त सत्ता के सबसे बड़े संकट से गुजर रहे हैं। तुर्की में जनता एर्दोआन की सत्ता के खिलाफ सड़कों पर है, तो पाकिस्तान में चीनी की कीमतों ने लोगों को विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया है। चीनी कम वाला संकट इतना बड़ा है कि शहबाज की सत्ता घुटनों पर आ गई है। रमजान में पाकिस्तानी आवाम को शरबत और खीर में चीनी डालने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा है। हालात यह है कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक को चीनी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान पर चीनी की कीमतों ने इतना बोझ ला दिया है कि अब वो भारत के सामने झुकने को मजबूर हो गया है। जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद का जहर फैलाता है, वो अब भारत से चीनी की मीठी भीख मांग रहा है। इसके लिए झोली फैला रहा है। जिस शहबाज सरकार ने भारत से ट्रेड बैन करने का ऑर्डर दिया था, अब वही सरकार चीनी के लिए भारत के आगे सरेंडर की मुद्रा में है। जो पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को लेकर बार बार हेकड़ी दिखा रहा था, अब वो अपनी आवाम को बताए बिना भारत से चीनी मंगा रहा है। कुछ महीने पहले तक पाकिस्तान में जिस तरह की मारामारी आटे के लिए थी, वैसी ही हालत अब चीनी के लिए है। चीनी संकट को दूर करने के लिए पीएम शहबाज शरीफ को इन दिनों मेड इन इंडिया वाला शरबत पीना पड़ रहा है। वहां संसद से लेकर सड़कों तक चीनी वाला विमर्श है। संसद में पाकिस्तान की सरकार ने माना है कि भारत से चीनी इंपोर्ट की गई है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में चीनी की कीमतें लगातार आसमान छूती जा रही हैं। 1 किलो चीनी के लिए 200 पाकिस्तानी रुपए तक देने पड़ रहे हैं। बस इसी चीनी कम संकट से शहबाज और पाकिस्तानी जनता का दम निकल रहा है, जबकि वो भारत से ट्रेड बैन वाली कसम तोड़कर 50,000 टन चीनी पहले से ही मंगा चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार ने एक ऐसी बात भी कही जिसे जानकर आपको वहां की अजब गजब व्यवस्था पर हंसी भी आएगी। बताया गया है कि पाकिस्तान ने यूएई से भी चीनी मंगाई है, जबकि यूएई में ना तो गन्ना उगाया जाता है और ना ही चीनी का उत्पादन होता है। अब वहां चर्चा यह है कि ये चीनी भी पाकिस्तान ने भारत से ही खरीदी है, जो यूएई वाला रास्ता इख्तियार कर पाकिस्तान पहुंची है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही वेंटिलेटर पर है। ऐसे में चीनी की मिठास न मिलने से परेशान लोग शहबाज शरीफ से कड़वे सवाल पूछ रहे हैं। शहबाज से पूछा जा रहा है कि अब कश्मीर के मुद्दे का क्या हुआ? उन्होंने कश्मीर को लेकर व्यापार बैन वाली जो कसम खाई थी, वो क्यों तोड़ दी? पाकिस्तान की आम जनता ये समझ चुकी है कि शहबाज और पाकिस्तानी सेना के आतंक वाले एजेंडे ने ही उन्हें महंगाई का ये तोहफा दिया है। अब पाकिस्तान का विपक्ष और जनता ये सवाल भी कर रहे हैं कि जब भारत की चीनी खाली है, तो फिर आटा, प्याज और टमाटर में क्या बुराई है? रमजान के महीने में जनता 2 वक्त की रोटी को तरस रही है। अंडा, केला, सेब दूर की कौड़ी है। इसका सीधा मतलब यह है कि चीनी की कीमतों से मिले मीठे मीठे दर्द के बाद अब पाकिस्तान भारत से राहत की उम्मीद कर रहा है। वहां ये मांग है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए भारत से खुलकर व्यापार किया जाए। पाकिस्तान किसी तरह चीन से मिली भीख के सहारे अपना गुजारा कर रहा है, लेकिन अब चीन भी उसकी फितरत समझ चुका है। चीन ने पाकिस्तान से हथियारों के बकाया 33,000 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। पाकिस्तान ने इसके लिए 2 वर्ष का वक्त मांगा है, लेकिन पाकिस्तान के हालात ये बताते हैं कि ये पैसा वो अगले 50 वर्ष में भी नहीं दे पाएगा। ये भी वजह है कि अब पाकिस्तान को भारत से व्यापार अच्छा लगने लगा है, जबकि 2019 में भारत से और पाकिस्तान का व्यापार बंद है, जिसे बंद करने का ऐलान भी पाकिस्तान ने ही किया था। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने अकड़ दिखाते हुए क्या नारा दिया था? जब तक कश्मीर का मसला नहीं सुलझेगा, तब तक भारत से ट्रेड नहीं होगा। इससे पहले तक दोनों देशों में व्यापार होता था। व्यापार बंद होने का भारत पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान कंगाल होता चला गया। 2018-19 की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान को 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान बेचा था, जबकि पाकिस्तान से भारत ने करीब 4,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा था। यानी भारत से व्यापार पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए एक लाइफलाइन की तरह था। जैसे ही ये बंद हुआ, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का दम घुटने लगा।
खैर, हम तो अच्छे पड़ोसी होने के नाते यही चाहेंगे कि पाकिस्तान सरकार की अकल ठिकाने पर आ जाए और पाकिस्तान की जनता को भारत की चीनी से ही सही महंगाई से राहत वाली थोड़ी मिठास मिल पाए। सत्ता में अब उस चतुर्भुज की बात करते हैं जिसमें विवादों की भुजाएं निकली हुई हैं। जिन मुद्दों को छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए था वो पुनर्जन्म ले रहे हैं। चाहे संभल के नेजा मेले के प्रति वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क की नई नई मोहब्बत हो, या फिर औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ाना और शिवसेना यूबीटी की पत्रिका सामना में औरंगजेब पर खर्च की गई स्याही, अकबर रोड पर अकबर का नाम लिखे साइन बोर्ड पर पोती गई कालिक हो, और इस सब से अलग पिछले 4 वर्षों से चला आ रहा किसान आंदोलन पर भगवंत मान का बुलडोजर अटैक। सत्ता में आज इन चारों खबरों को नजरिया 9 वाली नजर से देखेंगे और समझेंगे कि किसी विवाद को कहां तक पालना चाहिए, और जब हम विवादों में अटक जाते हैं तो कैसे विश्व गुरु बनने के रास्ते से भटक जाते हैं। इसी कड़ी में सत्ता में हमारी अगली खबर का शीर्षक है तलाश 2025। आज हमारी आंखें उन लोगों को तलाश रही हैं जो किसानों के हमदर्द बन रहे थे, जिन्होंने किसानों के हमदर्द होने की सियासी लाइफ जैकेट पहन रखी थी, जो किसानों के मुद्दों का इंजन स्टार्ट कर रहे थे। उन्हीं लोगों ने कल बुलडोजर का इंजन स्टार्ट करके किसानों के तंबू उखाड़ दिए। किसानों के साथ ऐसा इमोशनल अत्याचार पहले कभी नहीं हुआ था। खासकर इस इमोशनल अत्याचार की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि किसानों का तंबू उखाड़ने का आरोप उस राजनीतिक दल पर लगा है जो किसानों के मुद्दे पर आंसुओं की घनघोर बारिश करता था। आज वो सारे चेहरे सार्वजनिक रूप से विलुप्त हैं। आप इस बात को इस मुखौटे से समझ सकते हैं। जिस पर पहले हमदर्द लिखा था, यानी वो पहले किसानों के हमदर्द थे, कल तक किसानों के सबसे बड़े हमदर्द बनकर घूम रहे थे। 24 घंटे 7 दिन किसानों की बात करते थे। आज उस हमदर्द में से हम निकल गया है और अब सिर्फ किसानों के हिस्से वाला दर्द बचा है। यानी कल तक दर्द बांटने का दावा करने वाले अब दर्द दे रहे हैं, तंबू उखाड़ रहे हैं, किसानों को हिरासत में ले रहे हैं। ये पूरी कहानी पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर की है, जहां कल रात अचानक बुलडोजर पहुंच गया और 13 महीने से चल रहे धरने पर बुलडोजर चला दिया गया। यानी पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी बुलडोजर पसंद आने लगा है। अगर कल घटे घटनाक्रम की टाइमलाइन पर जाएं तो कहानी कुछ ऐसे बढ़ी। कल चंडीगढ़ में किसानों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत थी। बातचीत खत्म होने के बाद किसान बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद किसानों को हिरासत में लिया गया। दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर किसानों के तंबुओं को तोड़ दिया गया। करीब 200 किसान हिरासत में लिए गए, जिसके बाद ऐलान किया गया कि किसानों का धरना खत्म हो चुका है। इसी दौरान पुलिस ने किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को एम्बुलेंस समेत हिरासत में ले लिया और पंजाब में आर्मी के कंट्रोल वाले जालंधर कैंट के PWD रेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया। उनसे मिलने आए किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद पुलिस ने तो ये तक कहा कि सब शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि किसानों के आंदोलन से पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था। बीजेपी ने किसानों के धरने को इस तरह से खत्म करने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, भगवंत मान किसानों के दुश्मन बन गए हैं। विपक्ष को जवाब देना होगा कि किसानों के असल हितैषी कौन है। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने किसानों के टेंट पर बुलडोजर चलवा दिया। ये कला भी बीजेपी से ही सीख ली है। जबकि 13 महीने से किसानों के आंदोलन को खाद पानी देने वाली आम आदमी पार्टी का कहना है कि किसान आंदोलन से पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा था। व्यापार और नौकरी के लिए हाईवे को खोलना जरूरी था। इस तरीके का आप देखेंगे तो उन्होंने अपना घर बना रखा था, टेम्परेरी घर था। 250 से ज्यादा किसानों को डिटेन कर लिया गया और खनौरी बॉर्डर पर जो भी ये किसान मौजूद थे, उनका घर मौजूद था, उन सभी को यहां से हटा दिया गया। देखेंगे लगातार पुलिसकर्मी जो ट्रॉलियां हैं उनको लेकर के आ रहे हैं, जो इसमें सामान भरा हुआ था उसको लेकर के आ रहे हैं। जो भी ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਧਰਨੇ ਖੇੜੇ ਆ, ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ।
कार्रवाई जी तो बहुत गलत कार्रवाई, बहुत धक्का करे सरकार ने जो हमारे साथ करे। कोई आपको बताया गया था? कोई कुछ नहीं बताया गया आपको, एकदम आकर 7 बजे यार हमला बोल दिया। जब पंजाब में इंडस्ट्री आएगी, जब पंजाब में उद्योग आएगा, तो जो जुबा जिसको रोजगार नहीं मिल रहा तो वो क्या करेगा? तो नशे में चला जाता है। तो नशे से वो तभी छुटकारा पाएगा जब उसको रोजगार मिलेगा। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी एक समस्या थी, तो उसको हमने हल किया। हम नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं, तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाईवेज पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। किसान के साथ मान साहब कहते मैं खड़ा हूँ। आप ऐसा कीजिए, जितने भी इनके नेता हैं आपने डिटेन किए हैं, वो दिल्ली आना चाहते हैं उनको दिल्ली छोड़ दीजिए। रोड ब्लॉक नहीं चाहिए, हम सहमत है कि रोड ना ब्लॉक करो, हर एक को जाना है, इमरजेंसी सर्विसेज हर चीज़ है। देखिए, पंजाब पुलिस का जो आचरण है वो किसान विरोधी है। उन्होंने किसानों का दुरुपयोग किया था, तो किसानों को लगा कि ये हमारी बातें सुनने वाले नहीं हैं, लेकिन शांतिपूर्वक किसानों पर जिस प्रकार की कार्रवाई पंजाब सरकार ने की है, ये उनकी अर्बन नक्सल मानसिकता को दर्शाता है। ताजा अपडेट यह है कि शंभू बॉर्डर का पंजाब से हरियाणा जाने वाला हिस्सा खोल दिया गया है। अंबाला से राजपुरा जाने वाली साइड खोली जा रही है और पंजाब में कई जगह पर पुलिस और किसान आंदोलनकारियों में झड़प हुई है। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों के कार्यालयों पर धरना दे रहे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज शाम 7 बजे कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। कुल मिलाकर अब किसानों का परमानेंट धरना तंबू उखड़ चुका है। किसान आंदोलन वाले हमदर्द तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन संभल में महमूद गजनबी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी के हमदर्द जरूर मिल गए हैं। इनका नाम जियाउर रहमान बर्क है और संभल के सांसद हैं। इन पर संभल हिंसा के छींटे भी पड़ चुके हैं। जिस सैयद सालार मसूद गाजी को पूरी दुनिया आक्रांता मानती है, हिंदू मंदिरों में जिसके लूट के किस्से मशहूर हैं, उस शख्स को जियाउर रहमान बर्क सूफी मानते हैं। सैयद सालार मसूद गाजी की याद में नेजा मेला मनाए जाने की परंपरा पर ब्रेक लगाने के प्रशासन के फैसले से ये इतने नाराज हैं कि आज सोशल मीडिया पर 300 शब्दों का एक लेख लिख दिया, जिसमें सैयद सालार मसूद गाजी को महान सूफी बताया गया और कहा गया कि एक अधिकारी बिना तथ्यों को जाने बार बार जिस तरीके के अल्फाज एक सूफी संत के बारे में इस्तेमाल कर रहा है, वो सिर्फ नफरत की हवा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, ना कि संविधान का पालन। हालांकि यूपी के सीएम ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में किसी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं होगा। तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। यूपी में सैयद सालार मसूद गाजी की चर्चा है, तो महाराष्ट्र में औरंगजेब की चर्चा में ब्रेक ही नहीं लग पा रहा है। आज फिर से औरंगजेब के नाम पर हंगामा हुआ, आगजनी की गई। इस बार विवाद महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में औरंगजेब की फोटो मोबाइल स्टेटस में लगाने पर बढ़ा। एक युवक ने अपने मोबाइल के स्टेटस पर औरंगजेब की फोटो लगाई। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, सड़क पर उतरे और टायर जलाया। हिंदू संगठन युवक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज फिर से शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में औरंगजेब का जिक्र हुआ और हमला देवेंद्र फडणवीस पर था। फडणवीस ने कहा था कि छावा फिल्म के बाद महाराष्ट्र में औरंगजेब के खिलाफ गुस्सा भड़का है। आज महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः म्हणजे मी कुठल्या सिनेमाला दोष देत नाहीये, खरं म्हणजे छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्या समोर आणला, पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत। यहाँ पर एक विलन को सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है और हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है उनकी जो छवि है, मुझे ऐसा लगता है कि औरंगजेब को आगे बढ़ाकर उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। जिस किसी ने लिखा है उस संपादक को पूछना चाहती हूँ कि आपने आपके होशो हवास में लिखा है कि किसी अलग स्थिति में लिखा है।
सामना ने जो कहा वो कहा, लेकिन अभी लोगों में जो चर्चा है कि उनकी कहना है कि यहाँ पे जो विधान भवन है वहाँ पे चर्चा लोगों के हित की होनी चाहिए। इस सब के बीच आज कुछ हिंदूवादी संगठनों ने दिल्ली के अकबर रोड पर लगे साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी। कुछ दिन पहले इंटरस्टेट बस ट्रांसपोर्ट यानी ISBT दिल्ली में लगी महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ हुई थी। इनकी मांग है कि मूर्ति को फिर से स्थापित किया जाए, नहीं तो वो इस तरह का विरोध करते रहेंगे। जय भवानी, जय महाराणा, जय भवानी, जय भवानी, महाराणा प्रताप की जय। प्रतिमा देख रहे हैं जिस पे भगवा गमछा बंधा हुआ है, ये प्रतिमा खंडित कर दी गई है ISBT में, कश्मीरी गेट में। तो अष्ट धातु की मूर्ति थी जो खंडित हुई है, अगर वो दोबारा से नहीं लगाई जाती है, उसके चारों तरफ मूर्ति के कैमरे नहीं लगाए जाते, शेड नहीं लगाए जाते और 2 गार्ड वहाँ पे परमानेंट डे नाइट नहीं दिए जाते। कल तक का वक्त दिया है, उसके बाद 23 मार्च को ऐसा आंदोलन करेंगे पूरा देश देखेगा। महाराणा प्रताप का भाला और तलवार और अष्ट धातु की मूर्ति के हाथ को क्या कोई बंदर तोड़ सकता है? ये बच्चों जैसे सवाल ना करे, जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करें। 24 घंटे का अल्टीमेटम है, तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और ये अकबर बाबर हुमायूं के लगातार हम बोर्ड जो हटाने और मतलब कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकारों की आंखें खुले और सरकार डिसीजन ले। विवाद चाहे कैसा भी हो, वो कभी ना कभी समाधान या समझौते तक पहुंच ही जाता है। लेकिन इस बात पर गौर जरूर करना चाहिए कि हम किस विमर्श के बीच जी रहे हैं, भविष्य के विमर्श में या इतिहास के विमर्श में। और ये सोचते हुए आज आपको 2 वीडियो देखने चाहिए। पहला वीडियो टेक कंपनी इनविडिया के विज्ञानी चमत्कार का है। इनविडिया ने AI से लैस एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसे देखकर दुनिया चकित है। विज्ञान रोबोटिक्स को वास्तविकता के करीब लाता जा रहा है। इनविडिया की तरह ही बॉस्टन डायनामिक्स ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो दुनिया को हैरान कर रहा है। इस वीडियो में एक रोबोट दौड़ता हुआ दिख रहा है। जरा सोचिए कि दुनिया में कौन सा विमर्श वायरल हो रहा है और हम किस विमर्श में जी रहे हैं। अगर हमें भी दुनिया की आधुनिक ताकतों की तरह आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, तो हम 500, 600, 800 या 1000 वर्ष पुराने विवादों में अटक कर ये नहीं कर सकते। जो देश पुराने मुद्दों में अटक जाते हैं वो विश्व गुरु बनने के रास्ते से भटक जाते हैं। अब हम एक ऐसी कुंजी खोलने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी और आपके परिवार से जुड़ी है। अक्सर घर से बाहर निकलते वक्त आपके बड़े बुजुर्ग ये कहते होंगे कि गाड़ी आराम से चलाना और सड़क पर किसी से झगड़ा मत करना। ये कहते वक्त उनके मन में एक डर रहता है जिसका नाम है रोड रेज, जिसमें छोटी सी बात पर हत्या तक हो जाती है। इस वक्त इसका दर्द मुंबई में रहने वाले 40 वर्ष के एक कारपेंटर ओम प्रकाश शर्मा के घर वाले महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने सड़क पर गलत तरीके से स्कूटी चला रहे अमन अंसारी नाम के शख्स से सिर्फ इतना कहा था कि हेलीकॉप्टर चला रहे हो क्या। और आरोप है कि इसी के बाद अमन अंसारी और उनकी पत्नी ने ओम प्रकाश शर्मा को सड़क पर इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी सी बात पर कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है, और इस वक्त यही सवाल ओम प्रकाश के परिवार वालों का भी है। इसे समझाने के लिए हम आपको पूरी कहानी भी बताते हैं। दरअसल 40 वर्ष के ओम प्रकाश शर्मा 16 मार्च को सांता क्रूज ईस्ट में सड़क क्रॉस कर रहे थे। आरोप है कि वहीं अमन अंसारी अपनी पत्नी के साथ स्कूटी पर तेज स्पीड में आ रहा था। तभी अमन अंसारी की स्कूटी सड़क पर ओम प्रकाश शर्मा से जाकर टकरा गई। गुस्से में ओम प्रकाश शर्मा ने अमन अंसारी से कहा कि हेलीकॉप्टर चला रहे हो क्या। आरोप है कि इतनी सी बात पर अमन अंसारी और उसकी पत्नी ने हेलमेट और सीमेंट के पत्थर से ओम प्रकाश को बुरी तरह पीटा। गंभीर हालत में ओम प्रकाश शर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 दिन के बाद वो जिंदगी की ये जंग हार गए। अब ओम प्रकाश शर्मा के परिवार वालों की मांग है कि अमन अंसारी और उनकी पत्नी को सजा मिले। हालांकि पुलिस ने अमन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ओम प्रकाश शर्मा की बेटी कह रही है कि अमन अंसारी को फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन असल में ये घटना मुंबई या फिर एक ओम प्रकाश शर्मा की है ही नहीं, बल्कि ये घटना उस रोड रेज से जुड़ी हुई है जिसमें कुछ लोग अपने अंदर गुस्से का ऐसा बम लेकर सड़क पर निकलते हैं जो जरा सी बात पर कहीं भी फट जाता है और किसी की जान तक ले लेता है। इसीलिए आज हमने आपके लिए रोड रेज वाला एक चिंता कार्ड भी तैयार किया है, लेकिन उससे पहले एक न्यूज रील देखिए। रोड रेस की एक छोटी घटना जो सांता क्रूज ईस्ट में गोलीबार रोड पर होती है, जिसमें एक व्यक्ति जो है खड़ा रहता है और 2 लोग गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए आते हैं और उसको
बहुत नज़दीक से जो है टच करते हुए निकल जाते हैं। वो व्यक्ति यानी ओम प्रकाश शर्मा जो मृतक है, वो सिर्फ इतना पूछता है कि इतनी हेलीकॉप्टर की स्पीड में आप क्यों अपनी बाइक चला रहे हैं, और उतर के जो अंदर बैठा हुआ गाड़ी चलाता हुआ जो व्यक्ति है जिसका नाम मोहम्मद अनवर बताया जा रहा है, वो अहमद जो है उसके ऊपर ईंटे से हमला करता है, पत्थर से हमला करता है और ओम प्रकाश शर्मा के सर पर चोट आती है। एडमिट होते हैं, वो एडमिट होने के बाद एक बार डिस्चार्ज होते हैं, लेकिन दोबारा उनको एडमिट करना पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। हम लोग को कमर टूट गया है। हम तो यही चाहती हूँ ना साहब कि जैसे मेरा बेटा गया वैसे वो भी चले जावे, नहीं तो बाहर निकाले, मैं खुद उसकी हत्या करेगी, भले मेरा सजा हो जाए। इतना परेशान है कि अभी क्या बताऊं, मैं सोच नहीं सकता हूं कि मैं कहां का रहूं, कहां जाऊं, क्या करूं। अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, 3 बच्चे हैं, मेरा उम्र देखिए आप 65 चल रहा है। मुझे बहुत चाहते थे, उनके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, और जैसा उनके साथ जो भी हुआ है वैसे दूसरे के साथ जो किए हैं उनके साथ भी वही हो।